रडार, सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम होने के बावजूद भी एक काबिले एतमाद बोइंग त्यारा 239 पैसेंजर्स के साथ दुनिया की नजरों से ओझल हो गया। ये है MS-370 की मिस्ट्री जो आज 11 साल बाद भी अनसॉल्व्ड है। ये प्लेन कुआलालंपुर से उड़ान भरता है और बीजिंग के रास्ते में गायब हो जाता है। Contact has been lost with a Malaysia Airlines flight carrying 239 people. आठ मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MS-370 कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही थी। फ्लाइट रात 12:41 पर उड़ान भरती है। इसमें टोटल 239 लोग थे, जिसमें से 227 मुसाफिर और 12 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन बोइंग 777-200ER था, जो कि उस वक्त का एक मॉडर्न और काबिले एतमाद जहाज था। फ्लाइट के कैप्टन थे जहारी अहमद शाह, जिनका एक्सपीरियंस 18,000 फ्लाइट और से ज्यादा था। को पायलट फारिक अब्दुल हामिद थे, जो कि ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे थे और ये उनकी ऑलमोस्ट लास्ट ट्रेनिंग फ्लाइट थी। कैबिन क्रू और इंजीनियरिंग टीम ने उड़ान से पहले के रूटीन चेक्स मुकम्मल कर लिए। जहाज ने 12:41 पर उड़ान भरी। मौसम साफ था। फ्लाइट प्लान के मुताबिक जहाज का मुतारफ रूट था कुआलालंपुर से उड़ान भरते हुए साउथ चाइना सी के ऊपर से गुजरना, फिर वियतनाम को क्रॉस करना और उसके बाद चाइना के साउदर्न रीजन से होते हुए बीजिंग पहुंच जाना। 1:01 पर जहाज ने 35,000 फीट की बुलंदी हासिल कर ली। रडार और सैटेलाइट दोनों से नॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा था। एकार्स जो प्लेन का डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम है, फ्लाइट का डाटा जैसे इंजन पोजीशन और मेंटेनेंस की मालूमात एयरलाइन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मुसलसल भेजता रहा। 1:19 पर जहाज वियतनामीज एयर स्पेस में एंटर करने से पहले कुआलालंपुर के रडार कंट्रोल को एक रेडियो मैसेज भेजता है। गुड नाइट मलेशियन 370। Good night, Malaysian 370. ये एक पैगाम होता है जो फ्लाइट्स उस वक्त यूज करती हैं जब वो एक एयर स्पेस रीजन से निकलकर दूसरे रीजन में एंटर कर रही होती हैं, यानी एक तरह का हैंड ओवर होता है। वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को ये उम्मीद थी कि फ्लाइट कुआलालंपुर के कंट्रोल से निकलते ही फौरन उनसे कांटेक्ट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। 1:21 पर जहाज का ट्रांसपोंडर अचानक बंद हो गया। ट्रांसपोंडर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो सिविल रडार स्टेशंस को जहाज की बुलंदी, रफ्तार और आइडेंटिटी बताता है। जब ये बंद हो जाए तो रडार पर जहाज की लोकेशन और इंफॉर्मेशन दिखाई नहीं देती। इस वक्त जहाज सिविल रडार स्क्रीन से बिल्कुल गायब हो चुका था। मलेशियन मिलिट्री रडार अभी भी जहाज को ट्रैक कर रहा था। मिलिट्री रडार ट्रांसपोंडर सिग्नल के बिना भी जहाज को ढूंढ सकता है। जब बाद में मिलिट्री रडार का डाटा देखा गया तो पता चला कि 1:21 के बाद जहाज ने बीजिंग का रास्ता छोड़ दिया और एक शार्प टर्न लेकर वेस्ट की तरफ मुड़ गया। जहाज अब मलेशिया के ऊपर से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की तरफ उड़ रहा था और फिर होता यूं है कि जहाज रात 2:22 तक मिलिट्री रडार से भी गायब हो जाता है। उसके बाद जहाज से किसी भी तरह का राब्ता नहीं हो पाता, ना ATC, ना एकार्स, ना ट्रांसपोंडर, ना इमरजेंसी बीकन, कुछ भी नहीं। इस वक्त एयरलाइन और ATC दोनों को लग रहा था कि फ्लाइट वियतनाम के एयर स्पेस में स्मूथली चल रही होगी। जब वियतनाम ATC ने मलेशिया को बताया कि उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तब कंफ्यूजन बढ़ने लगी। एयरलाइन ने भी जहाज से राब्ता करने की लगातार कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब फ्लाइट के एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम 6:30 पर भी जहाज बीजिंग नहीं पहुंचा, तब सबको पता चलता है कि कुछ तो गलत है। 8:19 तक किसी ने भी कंफर्म नहीं किया था कि MS-370 मिसिंग है। फिर 10 बजे के बाद ऑफिशियली सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट होता है, मगर तब तक 8 घंटे गुजर चुके होते हैं। इस वक्त एक इम्पोर्टेंट क्लू मिला जब यूके की इनमरसाद सैटेलाइट कंपनी ने प्लेन से ऑटोमेटिकली भेजे गए सिग्नल्स, जिन्हें हैंड शेक पिंग्स कहते हैं, रिकॉर्ड किए। ये सिग्नल्स प्लेन अपनी सैटेलाइट कनेक्शन चलाए रखने के लिए मुसलसल भेजता रहता है। MS-370 ने टोटल 7 ऐसे सिग्नल्स हर 1 घंटे के फासले पर भेजे और आखिरी सिग्नल
8:19 पर मिला, यानी प्लेन गायब होने के बाद भी 7 घंटे तक हवा में था। इनमरसात ने सैटेलाइट और प्लेन के बीच सिग्नल्स के फ्रीक्वेंसी बदलने का एनालिसिस किया, जिसे डॉपलर शिफ्ट कहते हैं। इस एनालिसिस से उन्होंने 2 मुमकिन रास्ते दिखाए, एक नॉर्थ की तरफ जो सेंट्रल एशिया जाता था और दूसरा साउथ की तरफ जो इंडियन ओशन के दूर दराज इलाके में था। नॉर्थ रूट को फौरन निकाल दिया गया क्योंकि वहां के मिलिट्री रडार्स ने कोई अजनबी प्लेन डिटेक्ट नहीं किया। साउथ रूट में रडार कवरेज नहीं थी, इसलिए सर्च का एरिया वहीं फिक्स किया गया। सर्च ऑपरेशन ऑफिशियली मार्च 2014 के एंड में स्टार्ट होता है। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चाइना ने मिलकर इंडियन ओशन के एक बड़े हिस्से में पानी के नीचे से चीजें ढूंढने के लिए सोनार और आवाज पकड़ने वाले डिवाइसेस इस्तेमाल किए। ओशन के इस हिस्से में गहराई 4000 से 6000 मीटर्स तक होती है। सबसे पहले समंदर के ऊपर सरफेस सर्च किया गया जहाजों और एयरक्राफ्ट्स के जरिए, लेकिन जहाज का कोई निशान नहीं मिला। फिर समंदर के नीचे अंडर वाटर सर्च शुरू हुआ, जिसमें सोनार वाले शिप्स और AUVs यानी बिना पायलट के चलने वाले अंडर वाटर रोबोट्स इस्तेमाल किए गए। पूरा 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का समुद्री इलाका चेक किया गया, लेकिन 2 साल तक ना ब्लैक बॉक्स मिला, ना कॉकपिट का रिकॉर्डर और ना ही जहाज का मलबा मिला। इस दौरान 29 जुलाई 2015 को एक फ्लैपरोन यानी प्लेन का एक पंख का हिस्सा मिला जो कि मूवमेंट कंट्रोल करता है, जो कि रीयूनियन आइलैंड के किनारे पर पड़ा था। ये आइलैंड फ्रांस का हिस्सा है जो कि इंडियन ओशन में है। जब इस फ्लैपरोन का सीरियल नंबर चेक किया गया तो वो बोइंग और मलेशिया एयरलाइंस के रिकॉर्ड से मैच कर गया और कंफर्म हुआ कि ये MS-370 का ही फ्लैपरोन है। ये पहला फिजिकल सबूत था कि प्लेन वाकई साउथ इंडियन ओशन में क्रैश हुआ था। फ्लैपरोन के सरफेस पे पानी और हवा से रेयन के निशान थे, जिसका मतलब ये है कि वो पार्ट लंबे अरसे तक ओशन में तैरता रहा। सबसे अहम बात ये थी कि इन पार्ट्स पर किसी एक्सप्लोजन या हाई स्पीड क्रैश के साइंस नहीं मिले। अगर प्लेन ज्यादा स्पीड से क्रैश होता तो हर चीज टुकड़ों में होनी चाहिए थी, लेकिन ये पार्ट्स रिलेटिवली बचे हुए थे, जिसका मतलब हो सकता है कि प्लेन ने ज्यादा फोर्स के बगैर ओशन में सॉफ्ट डिचिंग की हो या फ्यूल खत्म होने के बाद कंट्रोल्ड तरीके से प्लेन नीचे आ गया हो। बाद में मोजाम्बिक, तंजानिया, मॉरिशस और साउथ अफ्रीका के किनारे पर और भी प्लेन के टुकड़े मिले, जैसे कि प्लेन के अंदर के पैनल्स, पंख के हिस्सों के पार्ट्स और इंजन के कुछ टुकड़े। ये सब टुकड़े MS-370 के मुख्तलिफ हिस्से हैं। मतलब अगर प्लेन इंडियन ओशन के किसी दूर दराज हिस्से में गिरा हो तो ये टुकड़े पानी के बहाव के जरिए वहां से साहिल तक आ सकते थे। इसी दौरान माहिरीन ने जहाज के कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स का फोरेंसिक एनालिसिस भी किया। मालूम हुआ कि 2:25 पर प्लेन के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम सैटकॉम ने दोबारा शुरू होने की कोशिश की। ये नॉर्मल नहीं होता। इसका मतलब ये था कि किसी ने सिस्टम को मैनुअल तरीके से दोबारा शुरू किया हो, जैसे कि रीस्टार्ट करना। अब इसका नतीजा ये है कि जहाज ने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से टेक ऑफ किया था, लेकिन 40 मिनट के बाद जहाज ने जानबूझकर अपना रूट बदलकर वेस्ट की तरफ मोड़ लिया। फिर इसके कम्युनिकेशन सिस्टम्स एक एक करके बंद किए गए, लेकिन सैटेलाइट सिस्टम कुछ सिग्नल्स भेजता रहा, जिससे पता चला कि ये जहाज सुबह 8:19 तक हवा में था। फ्लैपरोन और बाकी टुकड़ों ने ये तस्दीक की कि जहाज साउथ इंडियन ओशन की तरफ गया था, लेकिन वो एग्जैक्टली कहाँ क्रैश हुआ और क्यों हुआ ये अब तक किसी को नहीं पता। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस क्रैश की वजूहात क्या बनी होंगी। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने 3 की थ्योरीज पर फोकस किया: पायलट इन्वॉल्वमेंट, हाईजैकिंग और कैबिन हाइपोक्सिया। पायलट सुसाइड थ्योरी के मुताबिक लोग कहते हैं कि शायद कैप्टन जहारी अहमद शाह ने जानबूझकर प्लेन का रुख बदला। फोरेंसिक टीम ने उनके घर के फ्लाइट सिमुलेटर के डिलीटेड डाटा रिकवर किया, जिसमें एक ऐसा रूट इख्तियार किया गया था जो कि MS-370 के ओरिजिनल डाइवर्जन से मिलता था। यानी उन्होंने घर पे जो रूट टेस्ट किया था वो रियल फ्लाइट के मोड से मिलता जुलता था।
जहारी का प्रोफेशनल रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक था, कोई मेंटल हेल्थ या डिसिप्लिन का इशू भी नहीं था। लेकिन ATSB ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन ने ये कंक्लूड किया कि प्लेन का रुख मैनुअल तरीके से मोड़ा गया था। अगर ऑटो पायलट होता तो प्लेन सीधा जाता, लेकिन रडार डेटा ने दिखाया कि प्लेन ने गैर मुतवक्को टर्न्स लिए, जो इस बात का इशारा है कि कोई पायलट मैनुअली कंट्रोल्स यूज कर रहा था। फ्लाइट सिमुलेटर के रूट की वजह से शक बढ़ गया, लेकिन आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि उनका इरादा सुसाइड या हाईजैकिंग का था। इसके बाद हाईजैकिंग थ्योरी पे भी शक किया, क्योंकि प्लेन में 2 ईरानियन पैसेंजर्स फेक पासपोर्ट के साथ मिले थे, लेकिन बाद में कंफर्म हुआ कि वो लोग सिर्फ यूरोप में पनाह लेने की कोशिश कर रहे थे, यानी वो मुहाजिरीन थे, टेररिस्ट नहीं। किसी भी टेररिस्ट ग्रुप ने MH370 को हाईजैक करने का कभी क्लेम नहीं किया, ना ही कोई पैसे की डिमांड आई और ना कॉकपिट से कोई इमरजेंसी सिग्नल या मेडे कॉल मिला। जब हाईजैकिंग होती है तो आमतौर पर कम्युनिकेशन या कोई डिमांड होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हाईजैकिंग थ्योरी कभी प्रूफ नहीं हो सकी। हाइपोक्सिया थ्योरी का मानना है कि प्लेन के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई हो और क्रू और पैसेंजर्स बेहोश हो गए हों। इस थ्योरी में ये माना जाता है कि ऑटो पायलट पे प्लेन चलता रहा जब तक फ्यूल खत्म नहीं हुआ। ऐसा पास्ट में एक हिलायस एयरवेज फ्लाइट के साथ हो चुका है, लेकिन MH370 के केस में प्रॉब्लम ये है कि ऑटो पायलट से पहले प्लेन ने काफी शार्प टर्न्स लिए और ट्रांसपोंडर मैन्युअली बंद किया गया। अगर लोग बेहोश हुए होते तो ये सब कैसे होता? इसलिए ये थ्योरी टेक्निकली मुमकिन तो है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं लगती। जहाज का रवैया जानबूझकर किए गए कंट्रोल्स को जाहिर करता है, सिर्फ हाइपोक्सिया से एक्सप्लेन नहीं होता। अब इन सब बातों का कंक्लूजन ये निकलता है कि MH370 एविएशन हिस्ट्री का सबसे अनएक्सप्लेन्ड और खौफनाक केस है, जहां रडार, सैटेलाइट और डेटा सिस्टम्स के होते हुए भी एक बोइंग 777 गायब हो गया। हर फोरेंसिक क्लू ये बताता है कि प्लेन को जानबूझकर डाइवर्ट किया गया और इंडियन ओशन में जाकर क्रैश हो गया। लेकिन इस मिस्ट्री का असल सच, कॉकपिट में क्या हुआ, अब तक अंधेरों में है।